बॉल स्पिन तब करती है कि जब कुछ कंडीशंस भी उनको फेवर कर रहे हो। बहुत अरसे बाद है कि तीसरा टेस्ट मैच है सीरीज का और उसमें पाकिस्तान जो है वो जा रहा है विद अ चांस टू विन द सीरीज। पिंडी की जो पिच है जनरली स्पिन विकेट वहां पे नहीं बनती। आई वुड वांट पाकिस्तान गो विद 2 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपे के नए एपिसोड में आप सबको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की टेस्ट विन से। फाइनली पाकिस्तान 3 साल बाद होम पे कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ है। और अगर वैसे ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। लास्ट टाइम पाकिस्तान टेस्ट मैच जुलाई 2023 में श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था। एंड टू बी प्रिसाइज पाकिस्तान 1348 डेज के बाद जो है वो होम पे टेस्ट मैच जीता है। तो इस पे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर हम अब देखें टेस्ट मैच को तो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में एक बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाई थी और उस पर पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया था। उसके बाद सारी जो कॉन्वर्सेशन थी वो इसी बात पे थी और ये पिछले काफ़ी अरसे से कॉन्वर्सेशन रही है कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो सही नहीं बनती। उस पर पहले तो हमें ये फीडबैक मिलता था बोर्ड की तरफ से और जो लोग थे वो ये कहते थे कि पाकिस्तान में तो पिचेस बनती ही ऐसी हैं, पाकिस्तान में तो डिफरेंट पिचेस बन ही नहीं सकती। पर वो हमें नज़र आया कि दूसरे टेस्ट में ऐसा नहीं है। पिचेस जैसी चाहे पाकिस्तान बना सकता है। इट इज़ मोर अ केस ऑफ कि आप वो पिचेस बनाना चाहते हैं या नहीं। अब आपने वो सेम पिच यूज़ की जो कि पहले टेस्ट में यूज़ हुई थी, तो वो इफेक्टिवली 6 डे पिच थी जिस दिन टेस्ट मैच शुरू हुआ और इवेंचुअली वो 9th डे पिच बन गई जब चौथे दिन टेस्ट मैच जो है वो फिनिश हुआ। द पॉइंट बीइंग कि आपके जो इशू है वो ये नहीं है कि आप कि पिचेस नहीं बन सकते, इट्स मोर ऑफ कि आप वो पिचेस बनाते नहीं है। तो अब देखा कि वो पिच टर्न करी थी, उसमें लो बाउंस था। बैटिंग के लिए भी पहले एक आध दिन जो है वो ठीक थी, यानी उस पर अगर आप सही अपने आप को अप्लाई करते और सही खेलते तो आप अच्छी उस पर बैटिंग कर सकते थे। सो इसलिए एक अच्छी पिच थी एंड इट वाज गुड टू सी फाइनली कि पाकिस्तान जो है उसने एक पिच बनाई जो कि उसको सूट करती थी। ये अक्सर सुनने में आता था कुछ अर्सा पहले कि जी स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया पिछली दफ़ा 2022 मार्च में आई थी या उससे पहले उसके बाद इंग्लैंड आई थी या न्यूजीलैंड आई थी कि जी पाकिस्तान स्पिन को भी अच्छा नहीं खेलता। बट इस गेम के बाद एक ये बात तो साबित होगी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे भी हैं वो स्पिन को फिर भी बेहतर खेलते हैं अपने जो इंग्लिश काउंटर पार्ट्स हैं या ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स हैं, न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट्स हैं। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपनी जो स्पिन है उसको यूटिलाइज करें। इसी तरह एक और जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के स्पिनर्स पे अक्सर आता था वो ये क्रिटिसिज्म होता था कि इनको तो जी बॉल स्पिन नहीं करनी आती। पर बॉल स्पिन तब करती है कि जब कुछ कंडीशंस भी उनको फेवर कर रहे हो, कंडीशंस में भी उनके लिए कोई हेल्प हो। और हमने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में विकेट जो है वो कंड्यूसिव थी स्पिन के लिए, उस पर बॉल टर्न कर रहा था, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं कर रहा था। अगर आप दूसरे दिन देखें तो ये नहीं था कि कोई बिल्कुल स्क्वायर टर्न कर रहा था। इट वॉज के चौथे दिन में जाके वो हर बॉल फिर थोड़ा खेलना, उसमें कुछ ना कुछ इशू जो है वो हो रहा था। तो अगर वी लुक एट इन टर्म्स ऑफ दैट तो वो यही था कि जो पिच है वो उसमें सपोर्ट थी बॉलर्स के लिए, तो बॉलर्स ने आउट किए, आपके स्पिनर्स ने 20 की 20 विकेटें ले ली। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ये एक बात तो अब साबित हो गया कि पिचेस पाकिस्तान में जिस तरह की बनना चाहें वो बन सकती हैं। उसके लिए आपको फ्री हैंड देना चाहिए और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये ज़रूरत है कि वो ये अपना रखे कि जो टीम की स्ट्रेंथ है, जो टीम की वीकनेसेस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए पिच की प्रिपरेशन हो, ताकि एक होम एडवांटेज जो उसके सारी दुनिया में होता है, इंडिया को अवेलेबल होता है, ऑस्ट्रेलिया, सारी टीम्स को अवेलेबल होता है दुनिया में जो अपने होम पे खेलती हैं, तो पाकिस्तान भी उस होम एडवांटेज को यूटिलाइज़ करे। और खुशी की बात थी कि पाकिस्तान उसको यूटिलाइज़ कर पाया। इसमें हम जो नोटेबल परफॉर्मेंसेज हैं, साजिद खान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टेस्ट मैच में 9 विकेट्स ली, पहली इनिंग्स में 7 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें ली। नोमान अली जो हैं उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग की। उन्होंने दूसरी इनिंग्स जो है उसमें 8 खिलाड़ी आउट किए, पहली इनिंग्स में 3 विकेटें ली। तो 20 की 20 विकेट जो है स्पिनर्स ने ली और ये वो दोनों स्पिनर्स हैं जो कि जिनका मैं भी नाक़िद रहा हूँ। इसमें कोई मुझे एक्सेप्ट करने में नहीं कि मैं उन पर क्रिटिसाइज़ करता था। स्पेशली जो 2022 की सीरीज़ थी, वेदर वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी या वो इंग्लैंड के अगेंस्ट या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये उस तरह की जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं दिखा पाए थे। बट उसमें अब आई फील लाइक कि उसमें एक किरदार पिचेस का भी था कि अगर थोड़ी सपोर्टिव पिचेस होती तो शायद ये बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव
प्रोडक्टिव होते या इनको कंडीशंस ऐसे मिलते जिसमें इनको कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट होती। कोई ये नहीं कह रहा कि हर बॉल ही टर्न करनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत सपोर्ट और हेल्प हो तो इन बॉलर्स ने शो किया है इस टेस्ट मैच में कि ये अच्छे बॉलर्स हैं और यानी अगर कंडीशंस हो तो उसमें उनको यूटिलाइज करके अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। एक तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है दोनों, नौमान अली और साजिद खान। काफ़ी क्रिटिसिज्म था, काफ़ी अंडर प्रेशर आए थे। पाकिस्तान एक टेस्ट मैच हारा हुआ था, प्रेशर में था कि पाकिस्तान क्या कम बैक कर सके एक सीरीज़ में, तो इन्होंने उसमें स्टैंड अप किया है, तो ये डिज़र्व एवरी काइंड ऑफ प्लेयर्स। इसके बाद सलमान अली आगा की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि बेहतरीन उन खेल रहे हैं आजकल। पिछले अगर एक साल में पाकिस्तान ने कोई अगर बहुत अच्छा खिलाड़ी डिस्कवर किया है तो वो सलमान अली आगा हैं। उन्होंने दोनों इनिंग्स में जो है अच्छा खेला, स्पेशली जो सेकंड इनिंग्स में आगा की इनिंग्स थी उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। एक तो उन्होंने टेल के साथ बैटिंग की, साजिद खान के साथ स्पेशली जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने पाकिस्तान का टोटल जो है वो एक उस लेवल पे पुश किया कि पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता था। बिकॉज जिस वक्त पाकिस्तान के 8 आउट थे तो तब पाकिस्तान की लीड सिर्फ 225 रन थी, बट इनकी जो पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान की लीड को 270 प्लस 280 प्लस ले गई। तो इवेंचुअली जो टारगेट था वो 296 का था, जो कि एक ऐसा टारगेट था जिसको डिफेंड करते हुए पाकिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल होता। अगर 225 या 230-40 रन का टारगेट होता तो फिर पाकिस्तान शायद ज़रा ज़्यादा मुश्किल में होता और पाकिस्तान को ये टारगेट जो है डिफेंड करते हुए दिक्कत पेश आती। तो सलमान अली आगा को जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने शुरू में उनके बारे में था कि वो सिर्फ स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट उन्होंने पिछले कुछ अर्से में प्रूव किया है कि वो स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों के अच्छे खिलाड़ी हैं। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट मैच था उसमें भी उन्होंने एक विकेट जो कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करी थी उस पर उन्होंने दोनों इनिंग्स में 50 की थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी अक्सर पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, बट डिस्पाइट दैट जो है वो सलमान अली आगा ने उधर भी 50s की अपना पोटेंशियल शो किया। स्पेशली 7 नंबर पे बैटिंग करना एक मुश्किल पोजीशन होती है, स्पेशली आप टेल के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं, तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और अपना जो कैलिबर है वो दिखाया है कि वो एक कितने यूटिलिटी प्लेयर हैं और हर किस्म के कंडीशंस और सिचुएशन में खेल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए आगे जाके बहुत अच्छा साइन है। और वी होप कि सलमान अली आगा आगे भी इसी तरह खेलते रहेंगे। इसी तरह कामरान गुलाम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। 2020 के जो सीज़न था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का उसमें उन्होंने टॉप स्कोर किया था। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका उन्होंने 50 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड है ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन इन अ डोमेस्टिक कैलेंडर ईयर वो भी ब्रेक किया था, बट उसके बाद अनलकी थे कि वो टेस्ट डेब्यू नहीं कर पाए। बट फाइनली अब जब उनको चांस मिला है तो उन्होंने उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया है। 118 रन उन्होंने किए अपने टेस्ट डेब्यू पे, और एक मुश्किल विकेट थी, यानी ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान कंडीशंस थे। जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आए वो भी एक मुश्किल टाइम था, पाकिस्तान के 20 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बट उसके बाद उन्होंने जिस तरह इनिंग्स की और एक क्रूशल किरदार अदा किया कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में जो है एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो स्कोर कर सके। तो उसी तरह जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें भी ऑल्दो उनकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी थोड़ी थी, बट डिस्पाइट दैट उनका जो इंटेंट था और जो उन्होंने कोशिश कर रहे थे वो रन स्कोर करने की, वो भी दाद की मुस्तहिक थी। तो इन टर्म्स ऑफ दैट बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कामरान गुलाम का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टेस्ट मैचेस में भी जो है वो इसी तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे और बेहतर अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड टेस्ट मैच पे, जो कि कल से पिंडी में स्टार्ट हो रहा है। सीरीज डिसाइडर है, बहुत अरसे बाद है कि तीसरा टेस्ट मैच है सीरीज का और उसमें पाकिस्तान जो है वो जा रहा है विद अ चांस टू विन द सीरीज। ऑफ कोर्स ये 2021 के बाद पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का चांस है, और इसी तरह लास्ट ईयर के बाद जो श्रीलंका में पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी, अवे सीरीज़ थी वो, उसके बाद अब पाकिस्तान के पास पहली दफ़ा चांस आया है कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ है वो जीत सकता है। बिकॉज इससे पिछली जो सीरीज़ थी, वेदर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी या बांग्लादेश की सीरीज़ थी, उसमें जो इशू था कि पाकिस्तान बाय द टाइम तीसरा टेस्ट मैच था तो या तो सीरीज़ हार गया था या पाकिस्तान सिर्फ ड्रॉ कर सकता था। तो अब ये पाकिस्तान एक ड्रॉ लेवल सीरीज़ है, तो जो भी टेस्ट मैच जीतेगा आखिरी वो जीत जाएगा। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने अपना जो है प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं अपने स्क्वाड में। एक तो वो रेहान अहमद को लाए हैं मैथ्यू पॉट्स की जगह, ब्रेंडन कार्सन की जगह जो है वो गस एटकिंसन को वापस लेके आए हैं। तो इसमें मुझे उनका लगता है कि वो जो पिछली टेस्ट मैच की विकेट थी उसको जहन में रखते हुए
उन्होंने जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ इसमें जा रहे हैं। बट इसमें अब मैं पिंडी की पिच जो है उसको बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके आऊँगा, बिकॉज़ यहाँ पे भी कोशिश अब यही हो रही है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह की स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान ने मुल्तान में बनाया था वैसा ही पिंडी में बनाए। उसके लिए हमने ये भी देखा कि पिछले संडे को जो है हीटर्स भी लगे हुए थे पिच के इर्द-गिर्द, और पंखे भी हमने देखा, बड़े इंडस्ट्रियल साइज़ फैन्स थे जो कि लगे हुए थे, जिनका मकसद यही था कि पिच को जितना ड्राई किया जा सके उतना ड्राई किया जाए। और हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से उस पे बिल्कुल कोई पानी का छिड़काव नहीं हुआ, कोई उस पे उसको छेड़-छाड़ नहीं की गई, बल्कि उसको कोशिश यही की जा रही है कि वो जितनी ड्राई हो सके ड्राई हो। एक तो सूरज भी, दूसरा ये पंखों और हीटर्स के थ्रू भी उसको कोशिश की जा रही है कि ड्राई किया जाए, ताकि उसमें क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो सकें और इवेंचुअली काम जब टेस्ट मैच का डे 3 डे 4 तो वो टर्न कर सके। तो पिंडी की जो पिच है जनरली जो रही है वो स्पिन विकेट वहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि उसकी जो नेचर ऑफ द सरफेस है वो हमेशा से ऐसे रही है कि वो एक फ्लैट विकेट है या तेज़ विकेट होती है वहाँ पे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या पाकिस्तान अब पिंडी का जो सरफेस है उसको कन्वर्ट कर पाएगा एक स्पिनिंग सरफेस में। दैट इज़ टू बी सीन। और जो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो वेरी मच रिलायंट ऑन टॉस थी, कि पाकिस्तान अगर टॉस हार जाता उस टेस्ट मैच में तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होता, बिकॉज पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना पड़ती, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना पड़ती, जबकि पिच ज़्यादा टर्न होना शुरू हो गई थी। तो इसमें भी अब देखना पड़ेगा कि क्या टॉस का फैक्ट, ये जो स्पिन ट्रैक वाली है ये स्ट्रैटेजी अच्छी तो है कि इन टर्म्स ऑफ दैट कि पाकिस्तान स्पिन पे इंग्लैंड को पकड़ सकता है, बट इसमें यह है कि इसमें टॉस का दारोमदार भी है कि अगर टर्निंग ट्रैक है तो अगर उसमें आपकी पहले बैटिंग नहीं आ रही तो फिर चांस होता है कि आप शायद ट्रबल में आ जाएं, बिकॉज आपको फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करनी पड़ेगी जब बॉल सबसे ज़्यादा स्पिन करी होगी। बट डिस्पाइट दैट ये इस तरह की पिच जो है उस विकेट से बहुत बेहतर है जो कि फ्लैट विकेट हो, जहाँ पे एक टीम 800 रन बना रही है, दूसरी टीम 500 रन बना रही है। ऐसी विकेट्स ही होनी चाहिए जो कि स्पोर्टिंग विकेट्स हो, जहाँ पे कंपेटिटिव क्रिकेट हो बिटवीन बैट एंड बॉल। और वी होप के पिंडी में भी इसी तरह की पिच होगी, बट आई वुड वांट पाकिस्तान टू गो विद 2 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स, बिकॉज हमें नज़र आया कि दूसरे टेस्ट में जाहिद महमूद को पाकिस्तान ने ऐसा कोई ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया, उनसे पहली इनिंग्स में कुछ ओवर है, सेकेंड इनिंग्स में तो उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। तो इसलिए पिंडी की विच कंसिडरिंग के उस पर पेसर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प होती है, जैसे बेशक टेस्ट की तीसरे या चौथे दिन इतनी हेल्प ना हो, बट पहले दूसरे दिन सपोर्ट होती है पेसर्स के लिए। तो इसलिए इट विल बी बेटर कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए, और जाहिद महमूद की जगह ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल ब्रिंग इन अ फास्ट बॉलर। अब मीर हमजा का सुनने में आ रहा है कि वो इंजर्ड हैं तो वो तो नहीं खेल पाएंगे। अब मोहम्मद अली की ऑप्शन है, बट मेरी ज़ाती राय में तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान नसीम शाह को जो है आखिरी टेस्ट मैच के लिए अपने स्क्वाड का पार्ट ला ले, जो कि अनलाइकली लगता है। मोहम्मद अली खेलेंगे, बट आई वुड ट्रस्ट नसीम शाह मोर देन मोहम्मद अली टू प्ले एज द सेकंड पेसर। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या पाकिस्तान ये इस तरह जाता है 2 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ। बट जो लग रहा है टीम मैनेजमेंट की और जो पिच की जो प्रिपरेशन है उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान शायद अब इस टेस्ट में भी 3 स्पिनर्स के साथ जाए। बट उसमें मुझे सिर्फ खदशा जो है वो यही है कि अगर पिच ने बहुत ज़्यादा स्पिन ना किया पहले कुछ दिन, तो उसमें फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल वन डायमेंशनल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ तीसरे टेस्ट मैच में जाना चाहिए। और इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 उन्होंने अनाउंस किया उस पर भी मुझे यही है कि उन्होंने ओवरकिल कर दिया है, क्योंकि मुल्तान की सरफेस पर तो समझ आती है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, बट पिंडी की सरफेस टर्न कर ले शायद, बट उतना ज़्यादा टर्न नहीं करेगी जितना मुल्तान ने किया। तो इसलिए आपका जो बेहतर बॉलिंग अटैक होता वो यही होता कि इंग्लैंड भी 2 पेसर्स के साथ जाता और 2 स्पिनर्स के साथ जाता। एंड स्पेशली कंसिडरिंग के जो इंग्लैंड के पेसर्स हैं उन्होंने मुल्तान वाली विकेट पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी विद रिवर्स स्विंग, और उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को अच्छा खासा ट्रबल किया था। स्पेशली ब्रेंडन कार्स ने पहली इनिंग्स की भी अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ट्रबल किया था, और दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बैटर्स को काफ़ी ट्रबल किया था। रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, इन सबको काफ़ी उन्होंने तंग किया था। तो इन टर्म्स ऑफ दैट आई थॉट कि इंग्लैंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा वन डायमेंशनल हो गया, बिकॉज अगर वो 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ भी जाते तो उनकी लाइनअप ज़्यादा बैलेंस्ड होती और वो पाकिस्तान को एक बेहतर चैलेंज पॉइज कर सकते थे। बट लेट्स सी हाउ द टेस्ट मैच गोज। वी होप के एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच होगा और मे द बेस्ट टीम विन। कमिंग ऑन फ्रॉम
द पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। अब हम थोड़ा कायद आज़म ट्रॉफ़ी की तरफ चलते हैं। अभी कुछ अरसे तक कोई स्केड्यूल नहीं अनाउंस्ड हुआ था कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी कब होगी, तो फाइनली अब अनाउंस हो गया है एंड इट इज़ बीन सेड कि जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी है वो 28 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगी और इसमें 18 रीजन्स की जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। सो इट्स गुड कि फाइनली इट इज़ हैपनिंग। बट इससे रिलेटेड जो मैं कमेंट करना चाहूँगा अबाउट कायद आज़म ट्रॉफ़ी वो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्पेशली कायद आज़म ट्रॉफ़ी है या वनडे कप है या नेशनल T20, उनके बारे में इतना वन डायमेंशनल क्यों है कि अगर कायद आज़म ट्रॉफ़ी होनी है तो वो सिर्फ 2 महीने के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होनी है, उसके और उस 2 महीने के पीरियड में ख़त्म हो जानी है। या अगर वनडे कप होना है तो वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की जो है उसके बाद ख़त्म हो जाए, या नेशनल T20 है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद के लिए होना है और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। ज़्यादा बेहतर ये है कि पाकिस्तान अपना जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी है, जितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, वनडे कप है या T20 टूर्नामेंट है, उनको पाकिस्तान पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड वाज कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान अपने रेड बॉल के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस देने के लिए कहता कि हम कायद आज़म ट्रॉफ़ी के कुछ मैचेस अभी करेंगे और उसके कुछ मैचेस जो हैं फिर हम बाद में स्केड्यूल कर देंगे। तो इस तरह क्या होता है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते कि जी एक पार्ट, एक राउंड या कुछ राउंड ऑफ मैचेस जो हैं वो इस महीने में होंगे, बाकी राउंड ऑफ मैचेस 2 महीने बाद होंगे, फिर बाकी राउंड ऑफ मैचेस उसके 2 महीने बाद होंगे। तो इस तरह क्या है कि एक तो आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनको एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रेड बॉल क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है। दूसरा, इस तरह आपकी जो सिलेक्शन है, कमेटी है या जो सिलेक्टर्स हैं या कोचेज़ हैं, उनके लिए भी नेशनल टीम की सिलेक्शन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर इंस्टेंस आप पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेलने होंगे तो उससे पहले फिर अगर इन्होंने खेली होगी रेड बॉल क्रिकेट तो पता होगा कि जी ये परफॉर्मर्स हैं, इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड सीरीज से पहले अगर पाकिस्तान ने कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेली होती, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, तो बेहतर पता होता सिलेक्टर्स को भी, कोचेस को भी कि इन्होंने परफॉर्म किया है, ये वाले बॉलर्स, ये वाले बैटर्स अच्छी फॉर्म में है तो हमें इनको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए नेशनल टीम के लिए। सिमिलरली वनडे कप भी जो है वो एक स्ट्रेच में करवाने की बजाय आप उसको 3-4 स्ट्रेचेस में करवा दें कि कुछ मैचेस इस महीने में हो जाएं, फिर कुछ मैचेस 2 महीने बाद हो जाएं। तो उससे क्या है कि अब आपने अपना जो स्क्वाड सिलेक्ट करना होगा, फॉर इंस्टेंस जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए या साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए, उसके लिए भी आपको पता चल जाएगा। बिकॉज कई दफ़ा होता है कि कई खिलाड़ी, कई टीम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम में फॉर्म में होते हैं, बट 2 महीने बाद शायद वो उस तरह की फॉर्म में नहीं रहते या वो उस तरह की उनकी कारकर्दगी नहीं रहती जो 2 महीने पहले थी। तो इस तरह आपको कंटिन्यूसली एवेलुएट करने का चांस मिलता रहता है और अगर आपको कोई चेंजेस करनी हो तो वो आपके पास एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कोई परफॉर्मेंसेज होती है जज करने के लिए कि हम इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं या इसको पिक कर सकते हैं। तो उस तरह एक आपके पास लॉन्गर, आपके जो खिलाड़ी हैं उनको एक तो कंटिन्यूसली एक लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। उससे एक तो उनकी स्किल लेवल जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होगा। दूसरा, आपकी जो कोचिंग स्टाफ है, आपके सिलेक्टर्स हैं, उनके लिए भी चॉइस करना आसान हो जाएगा कि ये जो क्रिकेटर कौन से क्रिकेटर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं, उनको हम नेशनल टीम्स के लिए सिलेक्ट कर सकें। तो अगर पाकिस्तान अपनी आगे जाके इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट को स्केड्यूल करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज ये PSL की तरह कोई ऐसा टूर्नामेंट तो नहीं जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे हैं सारी दुनिया से, तो आपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको ख़त्म करना है। इसमें तो आपने, क्योंकि आपके मुल्क के क्रिकेटर्स ही हैं, तो उसमें आपके लिए आसानी है कि आप उनको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए आप जो वो टूर्नामेंट्स हैं उनको कर सकें कि वो सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक चलें, ना कि सिर्फ वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएं। तो ये आई थॉट के एक पॉइंट है जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी से रिलेटेड पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड अगले साल के लिए या जो आने वाले डोमेस्टिक सीजन है उसमें। अगर ये पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी ये बेहतर एक तरीका होगा अपने स्किल्स भी इम्प्रूव करने का और अपनी परफॉर्मेंस भी शो करने का। इसके बाद हम चलते हैं वुमेंस T20 वर्ल्ड कप पे। तो न्यूजीलैंड जो है वो पहली दफ़ा वुमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, वेल डिजर्विंग चैंपियंस हैं न्यूजीलैंड की टीम। और इस दफ़ा अगेंस्ट अ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस के, बिकॉज मैंने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया द फेवरेट्स
तो ये पहली दफ़ा था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि किसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था। तो इट शोज़ कि जो वुमेन्स क्रिकेट है वो कैसे कितना इम्प्रूव करी है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अलावा जो 2 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में हुई हैं, और इंग्लैंड की टीम तो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लाइक अ लॉट ऑफ टीम्स मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि इंग्लैंड एटलीस्ट सेमीफाइनल तक के लिए तो क्वालिफाई करेगा, बट इट वाज वेस्ट इंडीज़ ने उनको हरा के तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने। इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ दैट जो है ये हमें शो करता है कि वुमेन्स क्रिकेट की जो डेवलपमेंट है वो कितनी अच्छी हो रही है, स्पेशली विद द जो लीग्स आ गई हैं डिफरेंट, और ओवरऑल जो सारी दुनिया में वुमेन्स क्रिकेट है वो अब बेहतर होती जा रही है, यानी उसमें क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो रही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो टीम्स हैं उन्होंने फाइनल खेला है, और साउथ अफ्रीका के साथ हार्ड लक दूसरी लगातार दफ़ा उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया पर फाइनल वो नहीं जीत पाए। तो बट नॉनदलेस साउथ अफ्रीका भी बहुत टूर्नामेंट में अच्छा था, स्पेशली जो उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह हराया, जिस कन्विंसिंगली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, वो बहुत दाद का मुस्तहिक था। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कारकर्दगी पे। इस टूर्नामेंट में आप यही कह सकते हैं कि कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी पाकिस्तान टीम की। स्पेशली अगर हम देखें कि पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने सेकंड लास्ट फिनिश किया था, इसमें भी पाकिस्तान अपने ग्रुप में सेकंड लास्ट आया है। बट एटलीस्ट वन ऑफ द बेटर थिंग्स वाज कि बिकॉज गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप अ लॉट ऑफ पीपल हैड सेड कि पाकिस्तान तो शायद लास्ट पे फिनिश करे, श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर फिनिश करेगा, बट वैसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, तो दैट डेफिनेटली, जो कि एशिया कप के चैंपियंस थे, तो दैट डेफिनेटली शोड कि पाकिस्तान इज़ लाइक अ गुड टीम इन द मेकिंग। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, अगर हम वो देखें या इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच देखें, तो ये ऐसे मैचेस थे जिसमें पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। इसमें जो इशू है वो यही है कि पाकिस्तान की बैटिंग का इशू रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने तो स्टेप अप किया। अगर इंडिया वाला मैच भी देखें तो वो ऑल्दो पाकिस्तान ने जो स्कोर है वो सिर्फ एक बहुत 105 रन्स का टारगेट दिया था इंडिया को, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान वो मैच जो है सेकंड लास्ट ओवर तक लेके गया, और एक पॉइंट पे तो स्पेशली जब फातिमा सना ने एक ओवर में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, इंडिया 80 फॉर 2 था, 80 फॉर 2 से 80 फॉर 4 हो गया, तो वहाँ पे लगा कि शायद मैच जो है बिल्कुल फंस जाए, बट वो उस तरह नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने कंटिन्यूसली शो किया कि वो कितनी अच्छी है। इसी तरह न्यूजीलैंड के मैच में भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक ऐसे टोटल तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था, बट पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्टेप अप नहीं कर सकी। लाइक अगर इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की होती, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बेहतर बैटिंग की होती, बट थोड़ी बेहतर बैटिंग की होती, तो उसमें पाकिस्तान कुड हैव ईजिली स्कोर्ड 130 रन, और वो एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट होता, और वो शायद ऐसा टारगेट होता जो शायद पाकिस्तान डिफेंड भी कर लेता। इसी तरह जो न्यूजीलैंड वाला मैच था उसमें पाकिस्तान जो था, उस मैच में पाकिस्तान ने जो भी टारगेट था वो 10.4 ओवर्स में चेज़ करना था, और उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक अच्छे टोटल तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, 110 रन्स का टोटल था। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बैटिंग का जो टैलेंट है वो इतना अच्छा नहीं कि पाकिस्तान वो 10 ओवर्स में चेज़ कर पाता। ऑल्दो जो सबसे मुझे खुशाइन चीज़ लगी कि पाकिस्तान वो टारगेट चेज़ करने के लिए गया। बेशक पाकिस्तान मैच हार गया, बेशक पाकिस्तान 56 रन्स पे आउट हो गया, ऑल आउट हो गया, बट सबसे अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान एटलीस्ट टारगेट चेज़ करने गया। और इसमें जो एक और अच्छी चीज़ थी कि पहली दफ़ा मेरे ख्याल से था पाकिस्तान का ये इंस्टेंस कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल की कंटेंशन तक था, एटलीस्ट आखिरी गेम तक। कि पाकिस्तान पहले तो जितने टूर्नामेंट्स होते थे उसमें ये होता था कि पाकिस्तान दूसरे या तीसरे मैच के बाद ही बिल्कुल बाहर हो जाता था, पर इसमें आखिरी मैच में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था उसमें भी पाकिस्तान के पास चांस था कि अगर वो पाकिस्तान टारगेट 10.4 ओवर्स में चेज़ कर लेता तो पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। इसी तरह अगर हम देखें तो एक और जो एस्पेक्ट था कि पाकिस्तान की फील्डिंग स्पेशली जो न्यूजीलैंड वाले मैच में थी वो काफ़ी बुरी थी। अगर पाकिस्तान वो 8 कैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉप किए, अगर पाकिस्तान वो कैचेस पकड़ लेता तो शायद जो पाकिस्तान को टारगेट 110 रन का मिला है वो शायद टारगेट 80 रन्स का होता, 85-90 रन्स का होता। वो उसको चेज़ करना पाकिस्तान का शायद ज़्यादा चांस होता, और पाकिस्तान वो टारगेट शायद चेज़ करना ज़्यादा एक लॉजिकल लगता पाकिस्तान टीम के लिए। बट
गोइंग फॉरवर्ड वी होप कि पाकिस्तान टीम ये जो एरियाज़ हैं इनको इम्प्रूव करेगा, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करेगा, अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में अगर एक दो और पेस बॉलर्स ऐड कर ले तो बहुत अच्छा होगा। पर इसमें मैं फातिमा सना जो पाकिस्तान की यंग कैप्टन है उनको कमेंट करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह टूर्नामेंट में फ्रॉम द फ्रंट लीड किया, वेदर वो मैच अगेंस्ट श्रीलंका हो कि वो मैन ऑफ द मैच थी, क्रूशल रोल प्ले किया उन्होंने पाकिस्तान के जीत में। इसी तरह इंडिया वाले मैच में भी उन्होंने बहुत बैट और बॉल के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एंड फिर उनकी जो अफसोसनाक वाकया हुआ कि उनके फादर की डेथ होगी और उनको ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मिस करना पड़ा, पर डिस्पाइट उनकी डेथ के वो वापस आई और उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेला। ये काफ़ी हिम्मत वाली बात होती है कि आपके फादर की डेथ होगी और उसके बाद आप जो है 2 दिन बाद वर्ल्ड कप का मैच खेलने आ रहे हो, कैप्टन कर रहे हो अपनी टीम को और उसमें भी आप फ्रॉम द फ्रंट जो है लीड कर रहे हो। तो इस पे उनकी जितनी दाद की जाए और उनकी जो कैप्टनसी है, उनकी जो ओवरऑल वे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान टीम को लीड किया है वो बहुत अच्छा था। बहुत उन्होंने शो किया है कि उनकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो कितनी अच्छी हैं और ये फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को बहुत अच्छा साइन देती है, बिकॉज फातिमा इज़ जस्ट लाइक 21-22 ईयर्स ओल्ड अभी और आगे उनका फ्यूचर, उनका बहुत लंबा कैरियर उनके सामने है। तो विद फातिमा एज पाकिस्तान टीम्स कैप्टन एंड स्पेशली जो उन्होंने इंटेंट दिखाया है, इंटेंट शो किया है, एक अच्छा अटैकिंग इंटेंट, तो उससे लगता है कि जब तक फातिमा इस टीम की क़यादत का नहीं है तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं कुछ जो खिलाड़ी पाकिस्तान की सीनियर टीम के खिलाड़ी थे लाइक आलिया रियाज या सिद्रा अमीन, इवन निदा डार, इनसे वी एक्सपेक्टेड कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बट दे जितना उनको स्टेप अप करना चाहिए था दे कुड नॉट डू। लाइक निदा डार ने तो स्टिल परफॉर्मेंस दी लाइक श्रीलंका वाले मैच में या इंडिया इवन न्यूजीलैंड वाले मैच में उनके जो विद बोथ द बैट एंड द बॉल कंट्रीब्यूशन थी वो थी। बट आलिया रियाज और सिद्रा अमीन वर 2 प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान की सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से हैं, बट उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को वो कारकर्दगी वो नहीं दिखा पाई। तो दैट इज़ लाइक अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज जब सीनियर खिलाड़ी हैं अगर वो आपकी टीम के स्टेप अप नहीं करे तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आपकी टीम टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखा सके, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सके। सो दैट वाज वन ऑफ लाइक द वरिंग पॉइंट्स या जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन का एक सैड पॉइंट था। दूसरा एक और जो पॉइंट पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान के टैक्टिक्स वगैरह बेहतर थे, बट इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल टैलेंट है वो शायद उतना अच्छा ना हो जितना ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के पास है, जो नेचुरल टैलेंट है। तो इन टर्म उसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान को अपना जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है और T20 क्रिकेट में वो ऐसे ही मैक्सिमाइज़ होते हैं कि आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेलने का चांस मिले। और वो मुझे लगा कि इंडिया वाले मैच में या ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में पाकिस्तान की टैक्टिक्स बेहतर हो सकते थे। पाकिस्तान अपने जो बेस्ट बैटर्स हैं उनको बॉलिंग ज़्यादा ऊपर भेज सकता था और उनको ज़्यादा चांस मिलता कि वो ज़्यादा बॉल्स खेल के तो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी। बट डिस्पाइट दैट वी होप के गोइंग फॉरवर्ड ये जो पाकिस्तान का कोचिंग सेटअप है जिसने आके चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, थोड़ा एक मॉडर्न आउटलुक दिया पाकिस्तान टीम को, वो कंटिन्यू कर पाएगा। कोई बहुत सर्जरी के नाम पे ऐसी चेंजेस नहीं होंगी जिससे जो वुमेन्स टीम जिसमें अब कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है वो बेहतरी आने की बजाय वापस बैकवर्ड्स चली जाएगी। तो वी होप एंड प्रे के आने वाले टाइम्स में ये जो कारकर्दगी है ये बेहतर होगी। इसके बाद हम चलते हैं वुमेन्स फुटबॉल पे। सैफ चैम्पियनशिप हो रही है वुमेन्स फुटबॉल की, उसमें पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस खेल लिए हैं। पहला मैच पाकिस्तान इंडिया से 5-2 हार गया था। ऑल्दो पाकिस्तान मैच हार गया इंडिया से, बट द परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत खुशाइन थी इन द सेंस कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम साल के बाद कोई भी इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान इंडिया से मैच खेला था तो पाकिस्तान 5-0 के मार्जिन से मैच हारा था। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने एटलीस्ट 2 गोल स्कोर किए हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट। एंड अगर हम देखें तो सेकंड हाफ जो पाकिस्तान ने 4 गोल्स कंसीड किए वो फर्स्ट हाफ में किए थे और फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान टीम लगा थोड़ी कि वो स्टिफ थी बिकॉज उन्होंने काफ़ी अरसे से फुटबॉल एज अ टीम नहीं खेली थी। बट सेकेंड हाफ में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 2 गोल स्कोर किए। 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो पाकिस्तान ने सेकंड हाफ में मिस की, अगर पाकिस्तान वो अवेल कर लेता तो शायद स्कोर लाइन जो है वो
5-2 की जगह 5-4 होती या 5-5 भी हो सकती थी। बट ऑफ कोर्स जितना पाकिस्तानी टीम खेलेगी उतना ही बेहतर होगा। जो दूसरा मैच था उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी इससे भी बहुत बेहतर थी। उसमें पाकिस्तान बहुत अपना अनलकी फील करेगा, हार्ट ब्रोकन फील करेगा, बिकॉज इस मैच में पाकिस्तान ने जो है 27th मिनट में गोल स्कोर किया। जहमीना मलिक जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल स्कोर किया, और उसके बाद टिल 93rd मिनट पाकिस्तान 1-0 से मैच लीड करता रहा। ओनली आखिरी मिनट में पाकिस्तान जो है वो गोल कंसीड कर गया, और उसकी वजह से बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। वरना अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते गोइंग इनटू द सेमीफाइनल। बट अभी भी अगर पाकिस्तान का चांस है सेमीफाइनल में जाने का, अगर इंडिया जो है बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराता है तो फिर पाकिस्तान का चांस होगा कि पाकिस्तान विल क्वालिफाई for the semi-final, and we hope के they can qualify somehow for the semi-final, because ये पाकिस्तानी वुमेन टीम के लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। तो ये थी आज की टेपे की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको शो कैसा लगा, आप हमें कहाँ पे चाहेंगे कि हम इम्प्रूव करें शो। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।